हाँ तो हेलो एवरीवन, श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हमारी फिर से मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम टॉप एमसीक्यूज मैथ्स के करते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज की खास बात यह है ना कि हम कहीं भी फॉर्मूला का यूज़ मोस्टली नहीं करते और इतने ईजी वे में मैं बताऊंगा ना कि आपका आधा टाइम तो यहीं पर कम हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसकी सीरीज की पूरी वीडियो चाहिए ना तो अभी जाइए, सबसे पहले लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए और फिर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर से देखते जाते हैं बहुत ही टॉप के एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट हुए हैं ना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कॉपी पेन पकड़ लेना और साथ ही में मेरे साथ सॉल्व करते जाना है और कमेंट बॉक्स पे का आंसर करते जाना है। जब जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना उसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा, तभी मैं समझूंगा कि आपको ये वीडियो मोस्टली तो पसंद आ ही रही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जितने कमेंट्स आते हैं ना मुझे भी सुन के अच्छा लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, इसलिए मैं इसे आगे करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल कितना होता है? 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को हम 17 से भाग देना 17 से तो शेष फल क्या होगा? ये शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या को, माना वो संख्या x है, इसे हम 136 से अगर भाग देना तो जो शेष फल है, शेष फल ये है 36 मिलता है। और वहीं इसी संख्या को यदि हम 17 से भाग देना तो शेष फल हमें क्या मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, सबसे पहले जो शेष फल दिया है कितना दिया है? 36। अब जिस संख्या से भाग देने की बात कर रही है तो किससे भाग देने की बात की गई है? 17 से, इसे ही भाग दे दी। तो जितना भाग देने पर शेषफल बचेगा ना वही उस संख्या से 17 से भाग देने पर शेषफल मिलेगा। तो देखिए 17 एक कम कितना हो गया? 17, 17 दूनी 34। ठीक है, तो 2 बार में गया तो शेषफल कितना बचा? 2 शेष बचा। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा सीधा का सीधा ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब आप उसी संख्या को यदि 17 से भाग देंगे ना तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको क्या करना है, जो शेषफल द्वारा संख्या मिल रही है ना, पहली संख्या को, पहली जो संख्या है उससे भाग देने पर जो शेषफल मिल रहा है उसी को आप जिससे भाग देने के लिए बात की गई है डिवाइड कर देना। चलिए आगे और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या को 98 से भाग 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 45 आता है। यदि उसी संख्या को आप 14 से भाग देना तो शेषफल क्या होगा? इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स पर देना है। उम्मीद है आप इसका आंसर हर कोई देगा। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीजें मैंने बता दी। नेक्स्ट देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 2 से 17 तक प्राकृतिक संख्याओं का कितना अंश सम संख्या है? देखिए देखने में टफ लग रहा है यार, ऐसा क्या पूछ दिया गया, लेकिन आप समझेंगे ना तो क्या बोल रहा है, 2 से 17 तक प्राकृतिक संख्या। चलिए 2 से 17 तक प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? सबसे पहले तो ये बताऊं, अगर मैं बात करूं 1 से 17 तक, 1 से 17 तक प्राकृतिक संख्याएं कितनी है तो आप बोलेंगे टोटल कितना है? 17, है ना। और वैसे ही अगर मैं 2 से बोलूं, एक को छोड़कर 2 से 17 तक बोलूं तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। चलिए प्राकृतिक संख्याओं की संख्या 16 है। तो यहां पर क्या बोला गया है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या नहीं पूछी गई है, ऐसे सम संख्याओं की संख्या, सम भी होना चाहिए साथ में प्राकृतिक। चलिए अब आपको बताना है 2 से 17 तक कितने सम संख्या हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला तो आ गया 2, फिर आएगा 4, फिर है 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14 और 16। इस प्रकार से इतने सारे आपके क्या हैं, प्राकृतिक के साथ सम संख्या। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 हमें क्या मिल गया? सम संख्या। अब उसी को तो बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं का कितना अंश सम संख्या है, मतलब 16 में से कितना अंश सम संख्या है, तो 8 बटा क्या कर दो? 16। 8 एकम 8, 8 दूनी, तो 1/2 भाग क्या है? सम संख्या। इसे आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पता है हमें कि 16 प्राकृतिक संख्या है तो 16 में से आधी क्या होगी? सम संख्या, और आधी भी सम संख्या। ठीक है, तो आधी क्या हो जाएगी? हमारी सम संख्या। तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ रूल्स, लास्ट टाइम भी मैंने बताए थे कि प्राकृतिक संख्याएं अगर दी गई हैं 1 से लेकर n तक जितनी भी दी गई हैं
उनका योग निकालना है तो सीधा आपको फॉर्मूला रखना है n+1/2। सम संख्याओं का जैसे 2 4 6 है ना, इस प्रकार से अगर दिया है तो उनका योग निकालना है तो n+1। विषम संख्याओं का 1 3 5 इस प्रकार से है तो सीधा आपको क्या करना है n²। और पूर्ण संख्या अर्थात 0 से लेकर कितनी भी संख्या दी गई है उनका अगर आपको सम निकालना है तो सेम प्राकृत संख्या जैसा n+1/2। वर्गों का योग निकालना है तो देखिए यहाँ पर मोस्टली लोग कमेंट किए थे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्या उन लोग को डाउट हुआ था? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, वर्गों का योग तो दिया है लेकिन संख्याएं 1 2 3 ऐसे क्रमागत चल रही है, ना तो यहाँ पर सम किया गया है ना तो विषम की बात की गई है। तो देखिए 1 से लेकर n तक अगर वर्गों का योग आप देखेंगे ना तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है n+1 to n+1/6, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि केवल सम संख्या और वो भी वर्ग होने चाहिए, उनका योग निकालना है, ठीक है। तो सम वर्ग संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में n+1 n+2 मोस्टली लोगों ने कमेंट किया था कि आपने फॉर्मूला गलत लिया है, इसका आंसर ये आएगा ये आएगा। हर चीज़ों को आप समझा करो, ठीक है, क्वेश्चन को समझा करो, हमेशा सेम क्वेश्चन उठा के नहीं देगा, ठीक है। हर टाइप का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और वैसे ही आपको घनों का योग निकालना है तो क्या होगा n+1/2 का। चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते। तो बोला गया है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है। देखिए सम बोला, विषम संख्या बोला गया है और प्रथम 20 1 से लेकर 20 तक ले लीजिए। तो विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, सीधा n²। n की वैल्यू क्या है 20, तो 20 का वर्ग तो बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन दिया है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, इसी प्रकार से 20 का वर्ग आपका क्या हो जाए, ठीक है। तो देखिए सीधा क्रमागत संख्या बोला गया है और उसका वर्ग है तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n+1 ऑन। वहीं अगर यहाँ पर सम संख्याओं की केवल बात की गई होती तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया, ठीक है। अब आप समझ पाएंगे कि मैंने वो आंसर क्यों लिया। तो चलिए n की वैल्यू क्या है, यहाँ 20 है, रखिए तो 20 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 21, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 धन 1 40 बटा 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते, ठीक है, 2 1 हम 2 हम। अब चलिए 41 और 7 को गुणा कीजिए, 41 इंटू 7 कीजिए तो 7 1 7 7 चौक 28 और यहाँ पर 10 है, सीधा इसका 10 से गुणा करेंगे तो सीधा यहाँ पर क्या लग जाएगा 1 0। तो 2870 आपका ऑप्शन नंबर सी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए एक क्वेश्चन के पीछे ना आज मैं अभी 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कैसे 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है, अगर मैं बोलूँ तो आप क्या एग्जाम में इस प्रकार से काउंट करेंगे 2 3 5 7 ऐसे ऐसे करके क्या 100 तक जाएंगे, नहीं ना। तो मैं सीधे आपको गिनती बता देता हूँ कि कितनी होती है, इतने को ही रट लो, आपका काम सीधे सेकेंड में होगा। कैसे, चलिए यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट दिया है, आपको रट लेना है अच्छे से। कैसे, देखिए 1 से 25 तक अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 3 5 7 11 13 17 19, तो टोटल कितने होते हैं 1 से 23 तक 19 अभाज्य, सॉरी 9 अभाज्य संख्या, ठीक है। वैसे ही 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो आपको सीधा याद कर लेना है कितना 15 होता है, ठीक है। वैसे ही 1 से 100 तक कितनी होती है तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। 50 से 100 के बीच में कितनी संख्या है 10। 1 से 50 तक कितनी होती है 35 और 100 से 150 तक के बीच में कितनी है 10। अब इसी के बीच में से भी अगर आपको पूछे जैसे 25 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है अगर बोला तो 15 में से 9 को क्या कर दीजिए माइनस, तो कितना हो जाएगा सीधा है। जैसे कि और मैं बताऊं 50 और 100 के बीच में, 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 100 का कितना है 25 और 50 का कितना है 15, माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10। देखिए वही आ गया ना, 50 से 100 के बीच में कितनी है 10 दिया गया है और मैंने निकाल के भी दिखा दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रट लेना है कि किसके बीच कितनी अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीधा क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, देखिए दिया गया है 1 से 100 के बीच कितनी है 25 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का योग 85 है तो वे संख्याएं कौन सी है। ऑप्शन में दिया है देखिए 2 और 83 23 65
29 और 56, 43 और 42। इसको दो प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, क्या दो अभाज्य संख्याओं की बात की गई है, तो ऑप्शन में देखिए क्या दोनों के दोनों में से क्या दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। देखिए अगर मैं पहला ए में देखूं तो ये दो अभाज्य संख्या है, उसी प्रकार से 83 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए दोनों में से सबसे पहले तो योग देख लीजिए यार, दोनों का 85 है कि नहीं। तो देखिए 83 प्लस 2 कितना है, 85 है। 65 प्लस 23 कितना, 85 होता है, जी हाँ होता है। 56 प्लस 29 बराबर 85 होता है, हाँ होता है। और 43 प्लस 42 बराबर 85 होता है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो इससे तो नहीं बनेगा। अब हम एक एक करके देखते हैं क्या दोनों अभाज्य संख्या है। तो दोनों तो इसमें ए में तो है, देखिए इसमें ए 23 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 62 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं, क्योंकि ये किसी ना किसी से चले जाएगा, क्योंकि सम है, तो ये तो नहीं होगा। 29 अभाज्य संख्या है, लेकिन 56 है क्या, नहीं, ये भी क्यों सम संख्या है। 43 अभाज्य है, लेकिन 42 है क्या, नहीं। सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 83 आपका आंसर। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ जाए ना, तो इस रूल को समझ जाइए कि यदि एक इवन ले लें अभाज्य संख्या और एक ऑड ले लें, मतलब अगर मैं एक सम अभाज्य संख्या लूँ और एक विषम अभाज्य संख्या, जैसे कि सम में मैं लेता हूँ 2 और विषम में मैं लेता हूँ 3, तो जब भी आप एक सम और एक विषम को आपस में जोड़ेंगे ना, तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो विषम ही आएगा, ऑड ही आएगा। देखिए ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल दो ऐसी संख्या है, नंबर 2 है ना, नंबर 2 ऐसी संख्या है जो केवल और केवल सम है, बाकी सब तो विषम है। तो देखिए अगर आपको कहीं भी योग में दिखा, जब दो एक सम और एक विषम संख्याओं को अगर आप जोड़े और आपको सीधा विषम संख्या दिखा, मतलब आपको समझ जाना है कि उसमें 2 छुपा हुआ है, तो 2 छुपा हुआ है तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और दो ऑड अभाज्य संख्याओं को अर्थात दो विषम संख्याओं को आप जोड़ेंगे ना अभाज्य संख्याओं को, तो सदैव क्या आएगी, सम संख्या आएगी। देखिए जैसे 3 और 5 को जोड़िए तो 8 आएगा। 7 प्लस 11 दो अभाज्य संख्या ले लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 18। तो देखिए दो विषम अभाज्य संख्याओं को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आती है, सम आती है। चलिए क्वेश्चन है, उन अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 का पावर 6 में नहीं थे। शानदार क्वेश्चन, बार बार मैंने कमाया, ठीक है, कराया है भाई। तो चलिए 30 का 6 इसका अभाज्य संख्या निकालना है, तो सबसे पहले 30 को हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेते हैं। तो चलिए कीजिए, तो 1 दो 2 पंचे है ना, ये 3 पंचे 15, फिर 5 एकम 5। तो ये देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, टूट गई। तो 30 को हम क्या लिखेंगे, सीधा 2 इंटू 3 टू, चलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 6। अब एक एक करके इसके घात को दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 का पावर 6 प्रकार से आ गई। अब तीनों अभाज्य संख्या है, तो सीधा क्या करना है, हमें इनके घातों को आपस में जोड़ देना है, तब हमें अभाज्य संख्याओं की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए जोड़ दीजिए, 6 प्लस 6 प्लस 6, देखिए बार बार मैंने प्रैक्टिस कराई है ना। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्थानीय मान में अंतर है ना, स्थानीय मान वाला क्वेश्चन दिया है। 30, 50, 704 में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से चौथे अंक का स्थानिक मान क्या है, का अंतर क्या है, ठीक है, दोनों को घटाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, बाएं से तीसरे, मतलब कहाँ से आएंगे, इधर से तीसरे नंबर पे। इधर से तीसरे नंबर पे कौन सा है, 1 2 और मतलब 5 है। तो 5 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके बाद में जितने संख्या उतना जीरो, 1 2 3 और 4। तो चलिए लगा दीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान तो मिल गया। अब दूसरा बोला है दाएं से चौथे अंक का। अब देखिए दाएं से चलना है, तो दाएं से चौथे अंक, देखिए इधर से चलिए, दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दाएं से चौथा कौन सा है, शून्य। तो शून्य का स्थानीय मान भी क्या हो जाएगा, शून्य ही होगा। तो इसे हम अगर किसी भी संख्या में फिर माइनस बोला है, दोनों का अंतर बोला है, माइनस करो तो वही संख्या आएगी, 5 0 0 0, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान, है ना। तो चलिए इसमें क्या करना है, 13 62.15 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो मैं सिर्फ आपको 5 का नहीं, पूरी बल्कि पूरी संख्या का स्थानीय मान निकाल के कैसे, तो चलिए इसे मैं इधर लिखता हूँ, 1362.1, है ना। अब देखिए इसमें मैं दशमलव के पहले वाले जितने भी अंक है ना, उसको हम जैसे नॉर्मल स्थानीय मान निकालते हैं ना, वैसे ही लिखेंगे। तो इकाई अंक में 2 है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 ही होगा।
फिर दहाई में क्या है, 6 है तो 6 का स्थानीय मान के बाद एक संख्या है तो 1 0 लगा दो। उसके बाद 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 लिखो। उसके बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 0 लगा दो, ठीक है। और फिर 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 और 3, 3 0 लगा, ठीक है। अब बात आई दशमलव के बाद वाले, तो आपको ये पता है ना, जैसे मैं अगर लिखूं 0.2 तो इसका मान क्या हो गया, 2/1। जितनी संख्या दशमलव के बाद उतना 0 लगा दो। जैसे मैं बोलूँ 0.21, ठीक है, तो क्या करोगे, 21 लिखो और दशमलव के बाद जितनी संख्या है कितनी, 100। इस प्रकार से दशमलव वाली संख्या को लिखते हैं ना। तो चलिए ठीक उसी प्रकार से हमको इससे भी बनाना है। ऐसे सबसे पहले 1 का अगर मैं स्थानीय मान लिखूं तो 0.1, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक उसी प्रकार से 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 है। देखिए कौन से नंबर पर है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, 5 इसे लिखेंगे। 5 के स्थानीय मान की बात की गई है तो किस में है, सैकड़ा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सैकड़ा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है। अब चलिए बार बार मैं भिन्न का क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम में, और किस प्रकार से ट्रिक में बनानी है, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी यार। तो चलिए दिया गया है 2/3, 4/5, 3/8 और 1/2 को आपको आरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है ना, तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए। जैसे 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। 4 और 5 का अंतर कितना है, 1 है। 3 और 8 का अंतर कितना है, 5 है। और 1 और 2 का अंतर कितना है, 1। बाकी जितने भी तीनों देखे ना आपने तो 1 1 का अंतर है, लेकिन 3/8 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। और मैंने क्या बताया, जिन संख्याओं में, जिन भिन्न में अंश और हर का अंतर सबसे ज़्यादा हो वो संख्या सबसे छोटी होगी, ये मैंने बार बार कहा है। तो बताइए, तो 3/8 सबसे छोटा होगा, 3/8 सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे पहले ही आएगा। देखिए सबसे पहले सभी में कौन से 3/8 में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो और कुछ भी देखने की जरूरत हमें नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे 3/8 दोनों में दे दिया, जैसे सी में भी 3/8 यहाँ पर दे दिया रहता, तब हम कैसे कंपेयर करते, तो तब हम आगे वाली संख्याओं को कंपेयर करते। तो चलिए जैसे यहाँ पर भी 3/8 दे दिया जाता और फिर 2/3 और 1/2 है, तो 2/3 पहले आएगा कि 1/2, ये आपको चेक करना होता। तो कैसे चेक करेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखिए, 2/3 और फिर 1/2 को हमें चेक करना है कि कौन सी बड़ी है। तो क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा, 2 का गुणा 2 से और 3 का गुणा 1 से। तो 2 का गुणा 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3। बताइए 4 बड़ा है कि 3, तो 4 बड़ा है ना, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 2/3 बड़ा है इससे, 1/2 से 3 छोटा है। इस प्रकार से आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है ना, समझ जाइए, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब चलिए 5/8, 9/24, 10/12 की तुलना कीजिए। तो इस प्रकार से अगर आपको तुलना की जाए ना, तो सबसे पहले ये देखिए क्या इन भिन्नों को और सरल किया जा सकता है। अगर सरल किया जा सकता है ना तो कर दीजिए। तो सबसे पहले 5/8 है, इसे तो सरल नहीं किया जा सकता। फिर है 9/24, तो इसे काटिए, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/, और वहीं यहाँ पर 10/12 है ना, तो 2 पंच 10, 2 छक्का 12, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/6। इसमें ना कैलकुलेशन करने की आसानी हो, जब आप क्रॉस चेक करने वाले होंगे ना तो इजीली चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या बोला कि इनका अंतर देखिए, इनका अंतर है 3, इसका अंतर है 5 और इसका अंतर है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा। तो सबसे ज़्यादा अंतर है 3/8 में, तो 3/8 को मैंने किससे सॉल्व किया, 9/24 से। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 9/24। देखिए जिसका पूंछ जिसके साइड है ना वो छोटा होगा, तो सबसे छोटा इसमें से देखिए 9/24 किसमें है, देखिए इन दोनों में है, इसमें है 9/24, इसमें है 9/24। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, बस आपको बी और डी में चेक करना, ठीक है। अब मैंने बताया अब कौन से नंबर पर आएगा, तो सबसे पहले आएगा हमारा 3/8, ठीक है। 3/8 मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है, 9/24 सबसे छोटा। उसके बाद हम किसे रखेंगे, देखिए इन 5/8 में 3 का अंतर है और 5/6 में 1 का अंतर है, इसलिए 3 वाला आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर फिर आएगा 5/8, वैसे का वैसे था तो इसे भी लिख दीजिए 5/8, ठीक है।
इस प्रकार से हम पूछ डाल देते हैं ना, ये छोटा है। अब वैसे ही अब कौन सा बचा, 5/6, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 5/5, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहले 9/24, फिर 5/8, फिर 5/6 की वैल्यू क्या है ना, ये 5/6 की वैल्यू 10/12 है, ठीक है। फिर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है ना, तो कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ 3/8 और 5/8 में कौन सा बड़ा है, कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8×5 = 40 और 8 दिया, तो जो बड़ा है क्या बड़ा है, ठीक है। तो 5/8 बड़ा है 3/8 से, सेम वैसा ही हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 6.46 का बार का साधारण भिन्न में क्या हो। तो ये जो बार लगा रहता है ना, उसे क्या कहते हैं, आवर्ती भिन्न। ये कैसे होता है, तो देखिए 6.46, 4 6 के ऊपर बार है, मतलब ये बार बार क्या हो जाएगा, इस प्रकार से रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो सीधा हम क्या लगा देते हैं इसमें, बार, और बाकी को हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हमको अगर सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले मैंने ट्रिक क्या बताई, सबसे पहले सभी संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए, 6 4 6, ठीक है। अब जिस संख्या में बार नहीं लगा है, देखिए बार नहीं लगा है, तो उसे इससे घटा दीजिए, ठीक है। 6 में नहीं लगा है तो 6 को घटा दिया। अब नीचे जितने संख्याओं में बार लगा है, कितने संख्याओं में बार लगा है, 2 संख्या, तो उतने ही 9 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 6 ऑन, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 0.535353 को एक भिन्न बदला जाए तो आपका आंसर क्या, आंसर आप देंगे, क्योंकि बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए रिपीट कौन सी संख्या हो रही है बार बार, 535353, मतलब किसके ऊपर बार लगेगा, तो 53। अब उम्मीद है इसका आंसर आप इजीली देंगे, ठीक है। चलिए भाई अब आ जाते हैं एलसीएम में और एचसीएफ में, ठीक है। ये नया टाइप का एलसीएम एचसीएफ है, दिया है 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 ना, 5 का 2, 2 इंटू 3 इंटू 5, इस प्रकार से दिया। इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका शानदार ट्रिक मैं क्या बताऊं पता है, क्या करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा घात होगी सीधा उसी को आंसर ले लेना है, ठीक है। और एलसीएम में सभी संख्याएं काउंट होती, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9 और 15 का आपको बोला गया है एलसीएम बताओ, तो आपने क्या किया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, क्या किया, 3 तिया 9, ठीक है, 3 5 15, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो 9 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 इंटू, आप इन दोनों को भी लेंगे, 3 टू, ठीक है। तो आप इन सभी को काउंट कर, लेकिन अगर मैं इसी की एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की बात करूं, तो जो दोनों में जा रहा है, ठीक है, जो दोनों में जा रहा है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो अगर इन दोनों में एचसीएफ की बात करूं, तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा, केवल वो 3 से जा रहा है, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, जबकि एलसीएम 3 इंटू 3। मतलब आपने क्या समझा कि एलसीएम में हम सभी संख्याओं को लेते हैं जिसमें से वो जा सकती है, लेकिन एचसीएफ में हम उन संख्याओं को लेते हैं ना जिसमें सभी संख्याएं जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है कि इधर ट्रिक बताता हूँ, ये सब तो आपको बस समझाने के लिए था, ट्रिक मैं बताता हूँ, सेकेंडों में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है, सभी में देखिए कि जो संख्या दी गई है ना उसकी सबसे ज़्यादा घात किस में है, जैसे तीनों में 2 है, क्या देखिए तीनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो सबसे ज़्यादा घात वाला 2 किस में है, 2 का पावर 3, तो सीधा 2 का पावर 3 हमारा लिख लीजिए। उसी प्रकार से अब चेक कीजिए, 3 की बारी आती है, 3 क्या सभी में है, जी हाँ 3 सभी में है, और सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3 का पावर 3 है भाई, लिख दीजिए। अब देखिए 5 है, तो 5 देखिए सभी में है, जी हाँ सभी में है, 5 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, 5 का घात 2 है, ठीक है। अगर यहीं पर 11 रहता, यहाँ पर क्या रहता, 11 रहता, और किसी में भी 11 नहीं रहता ना, तो मैं यहाँ पर क्या लेता, 11 को भी लेता, क्यों, क्योंकि एलसीएम में वो सभी संख्या अभी काउंट है जो किसी एक से भी चले जाए, ठीक है। तो चलिए अभी तो नहीं है, अभी इसे हटा देता हूँ। अब यही आपका सीधा क्या हो गया, और एलसीएम, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ एचसीएफ, तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में जाना चाहिए, जैसे कि एलसीएम में आपने क्या किया है, सबसे बड़े घातों को लिया है ना, तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, सबसे छोटे घातों को करना है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में आपको किसको लेना है, हाई वालों को। एचसीएफ में आपको क्या करना है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको क्या करना है, लो वाले करना है, तो जस्ट उल्टा लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक आप याद कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं 2, तो 2 क्या तीनों में है? जी हाँ, तीनों में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिखिए। अब 2 की पावर सबसे कम किस में है? देखिए सबसे कम किस में है, इसमें है, तो 2 का पावर 1, ठीक है, तो 2 का पावर 1 इंटू, अब 3 देखिए 3 क्या तीनों में है? तो जी हाँ तीनों में है। 3 की सबसे कम पावर किस में है? तो ये 3 की सबसे कम पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू, अब देखिए क्या 5 तीनों में है? 5 देखिए इसमें 5 नहीं है, तो एचसीएफ सीधा सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा। अगर एलसीएम की बात आती ना तो 5 का वर्ग हम यहाँ पर लेते, लेकिन एचसीएफ बोला गया है, तीनों में नहीं है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए और आगे मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब है औसत से क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 36 है, यदि 4 संख्याएं 32, 35, 37 और 39 है तो पांचवी संख्या। तो देखिए सीधा बोला गया है, एक बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, क्विक कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है 5 संख्याएं, उसका औसत 36 है। तो चलिए भाई 5 संख्याएं, तो जिसमें 4 संख्याएं दी गई हैं 32, 35, 38 और 39, ठीक है। और माना पांचवी संख्या क्या है, x है। तो इनका औसत अगर मैं बात करूं तो सबको जोड़ देना है, संख्याओं का योग, है ना। कितना है, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्याओं की संख्या, ये औसत आ गया। तो औसत कितना दिया गया है, 36। अब इसे आप बस सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 जो है इधर चले जाएगा सीधा, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो चलिए अब जोड़िए, तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, यहाँ पर 23 आ जाएगा, और फिर हासिल में 2 आएगा, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 143 प्लस एक्स इक्वल टू 5 छक्का 30, 3 5 3 15 और 3 18, 180। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -143, 143 माइनस कर दो, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 4 गया 37, तो एक्स बराबर 37 पर आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या, अगर आप सॉल्व करना है तो इस प्रकार से क्या एक एक चीज़ को लिखते रहेंगे, नहीं, आपको सीधा यहाँ पर दिमाग लगाना है। जैसे 5 संख्याओं का औसत बोला है ना, 36 दिया है, तो सीधा उसका योग निकाल देना है। तो 36 इंटू सीधा क्या कर देना था आपको, 5 कर देना था, तो आपका आंसर हो जाता है 180। और फिर बाकी चारों संख्याओं को सीधा आपको क्या कर देना था, जोड़ देना था, बिना कुछ सोचे जोड़ दो, और फिर जो आपने योग निकाला है उसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। हमारा मेन काम होगा टाइमिंग से, टाइमिंग बचानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि डी उनके साथ जुड़ जाए तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाता है, तो डी की आयु कितनी होगी? शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ए बी सी की औसत आयु 25 है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसका औसत आयु कितना दिया है, 25, तीन संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या 3, 25 आ गया। तो क्या इस प्रकार से आप लिखेंगे? नहीं, आपको सीधा क्या करना है, इस प्रकार से ये चीज़ें आई हैं, ये आपको पता है। तो 3 संख्याओं का योग का और मतलब 3 संख्याओं का औसत कितना है, 25, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 25 इंटू 3, जो नीचे 3 था ना, सीधा यहाँ पर गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। अब वैसे ही डी उसमें से जुड़ जाए तो कितनी संख्या हो जाएंगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर औसत दिया है 30, संख्या कितनी है, 4, 4 नीचे में आता ना, तो सीधा यहाँ पर गुणा कीजिए, आप टाइम बचाइए ना, तो 4 तिया 12, 120 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डी की आयु कितनी है, इन दोनों में से डी का आयु निकालना है, तो दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो सीधा। चलिए भाई माइनस कर दो, तो इन्हें माइनस करोगे तो ए और ए कट गया, बी और बी कट गया, सी और सी कट गया, तो क्या बचा, डी। और इन दोनों को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 45, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 45, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको शॉर्ट में लेके चलनी है, तभी आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, मैं जैसे बोलता हूँ आपको, फॉर्मूला का यूज़ तो मैं करता ही नहीं, है ना। तो चलिए ए की आयु यहाँ बी से 25% अधिक है, बी की आयु ए से कितने प्रतिशत। मोस्टली लोगों को ना यहीं पर डाउट होता है, और इसे मैं अभी सेकंड में आपको सॉल्व करना बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ए लेते हैं, फिर बी लेते हैं, दोनों को तुलना की गई है। बोला गया है ई की आयु बी से
25% अधिक है, मतलब ए अधिक है किससे, बी से। माना जो है बी की वैल्यू 100% है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा 25% अधिक है तो 125। ठीक है, हटाइए तो 25 पंचे 125, 25 चौं 100, 5:4 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बोला गया है कि बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बी की आयु ए से, तो देखिए ये बी की आयु है, ए की आयु है, तो इन दोनों का कितना अंतर है, एक का अंतर। अब जिससे तुलना की जाती है ना, जिससे तुलना की जाती है उसे ही हमेशा नीचे रखा जाता है। तो देखिए बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम है, किससे तुलना की गई है, ए से। यदि मैं बोलता ए की आयु बी से कितनी अधिक है, तो उसमें हम उसके कंपेयर करते। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम है, तो क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करना है ए से, तो नीचे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परसेंट में, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, आपका क्या हो जाएगा 20% आंसर ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको सेकंड भी नहीं लगे होंगे अगर आपने इसे समझ जाए, है ना। चलिए आगे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बना के दिखाइए, तभी मैं मानूंगा कि आपको चीज़ें समझ में। ठीक है, ए का वेतन बी से 40% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन उम्मीद है आप इसका 100% आंसर देंगे। धीरे धीरे हम और लेवल बढ़ा देंगे, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, और अगर लेवल बढ़ाने ना मैं दे सकता। तो चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर आप देंगे, उम्मीद है ना, फुल श्योर हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा, हाँ लाभ हानि से है ना, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया और बाद में 20% घटा दिया गया, तो कुल प्रतिशत हानि लाभ कितना होगा। इसे मैं दो मेथड से बता, एक मैं जो खुद फॉलो करता हूं और एक आपके लिए फॉर्मूला मेथड जो कि ईजी ही है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, सीधा आपका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वृद्धि अगर मैं बोलूँ तो वृद्धि में आपको प्लस करना है, और हानि बोलूँ है ना, घटाने की बात करूँ तो माइनस करना। तो देखिए 20% बढ़ा तो आपको क्या लेना है, ये 20%, यहाँ पर प्लस 20 लिख लीजिए। उसके बाद लिखा है 20% घटा तो क्या हो जाएगा -20, यहाँ पर प्लस है ना, ये प्लस है सूत्र में, तो यहाँ पर क्या रख देता हूँ मैं माइनस। अब सीधा -20 भी रख सकते थे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर प्लस है, तो देखिए एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो प्लस 20 है ना, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -20, तो यहाँ पर -20 लिख दिया, क्योंकि कमी हो रही है ना 100। तो चलिए +20 और -20 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, तो 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा -4, तो -4 आ रहा है, -4% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कमी आ रही है, मतलब क्या हुई है, हानि हुई है। तो आपकी 4% की क्या हुई है, हानि, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको फॉर्मूला में रखना है और आंसर लाना। अब देखिए मैं बेसिक मेथड अपना बताता हूँ। तो मुझे पता है कि 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि पहले वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, मतलब पहले 5 रुपये थी, अब 20% इसका मतलब 1 रुपये बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 6 रुपये। ठीक है, और उसके बाद 20 रुपये 20% घटा दिया, मतलब पहले 5 थी वैल्यू, तो अब इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया, तो इसे गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 5 है 25, 6 चौ। अब बोला गया है कंपेयर करना है प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए लाभ या हानि मैं हमेशा से बताया हूँ, लाभ और हानि हमेशा से किस में होता है, क्रय मूल्य पे ही चेक किया जाता है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे में रहेगा। देखिए कितने का हानि हुई है, एक का, देखिए 25 में से 24 हुआ है, मतलब क्या हुई है हानि, तो एक का हानि हुआ है किस में से, 25 में से, है ना, 25 में से हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा, इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 4% की हानि अभी भी आपके आ गई। तो देखिए अभी मुझे समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया ना तो चुटकियों में बना सकते। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने आपको बता रखे हैं। नेक्स्ट है चाल, समय और दूरी से। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे चलती है, और फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे चलती है। ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी निकाली। तो देखिए यहाँ पर दूरी बोला, समय बोला, चाल बोला, आपको सिर्फ एक सूत्र याद रखना है, क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर ये चीज़ें याद है ना तो आप इजीली किसी का भी सूत्र निकाल। अभी क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है, तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा,
टी को वैसे के वैसे रहने दो, टी को इधर भेज दो, तो 4 गुणा समय, ये 4 गुणा समय। ठीक है, तो चलिए भाई टी बराबर, है ना। अब दो यहाँ पर क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है। एक दिया गया है 60 किलोमीटर की रफ्तार से 2 घंटे की, और फिर 80 किलोमीटर की रफ्तार से 3 घंटे की। टी बराबर क्या हो जाएगा, पहले टी1 आ जाएगा और फिर डी2 आ जाएगा। दो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको टाइमिंग दी गई है। तो देखिए डी1, तो डी1 मतलब पहले लिखते हैं 60 और 2 को, तो पहले आ जाएगा एस इंटू टी, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, 2 घंटे। टी कैसे निकालते हैं, एस इंटू टी, प्लस टी2 के लिए फिर से करना है आपको। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू 80 और टी की वैल्यू 30, यहाँ पर रख दीजिए भाई, 3 इंटू 3। ठीक है, तो 60 दूनी कितना हो गया, तो 20, 8 या 24 मतलब 200, जोड़िए भाई कितना हो जाएगा, 0 है और 360 किलोमीटर प्रति आवर की, किलोमीटर की क्या है यहाँ पर दूरी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। देखिए ये दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 420 किलोमीटर। ठीक है, अरे अब ये बोला गया है कि आधी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब इसका आधा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो पूरी दूरी तय करने में अब क्या निकालना है हमें, समय। तो आपको पता है एस बराबर क्या होता है, डी बाई टी। अब टी की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगा डी बाई। ठीक है, अब चलिए भाई टी मतलब दूरी कितनी दी गई है, 420 किलोमीटर। अब चाल एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए एस की वैल्यू एक नहीं दी गई है, दो दी गई है, दो अलग अलग चाल दी गई है। तो जब भी अलग अलग चाल दी जाती है ना, तो हम क्या निकालते हैं, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है भैया, औसत चाल का सूत्र होता है 2xy ऑन एक्स प्लस वाई, ये होता है ना। चलिए भाई यहाँ पर मान रखते जाएंगे, तो सबसे पहले 2 है, फिर एक्स की वैल्यू पहले दी गई है 60, फिर है y की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब 60 और 80 को जोड़िए, 8 है 14, मतलब 140। ठीक है, तो चलिए 1 0 यहाँ पर कट गया। अब सीधा हमें पहले इस 140 को ऊपर ले जाना है। ठीक है, फिर काटते जाते हैं, ये 42 टू 140 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू, अब इसे सॉल्व कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 कम 6, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 49 अपॉन 8। कितने बार में जाएगा, 8 छक्का 48 है, या एक बचा तो 1/8, है ना। अब इस 1/8 को मुझे क्या है, 1/8 घंटा है, इसे मिनट में चेंज करना है, तो किससे गुणा करूँगा, 60 से। ठीक है, तो 60 से गुणा किया तो 8 एकम 8, 8 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते कितना आ जाएगा 56, और 4 बचा, दशमलव लगाओ, 4 में शून्य लगाएगा, तो 8 पंचे 40। कितना आ गया आपका आंसर, सीधा आ जाएगा 6 बजकर, मतलब 6 घंटा 7 दशमलव। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये टफ नहीं है ना, बस मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ करके टाइम लग रहा है, वरना आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। आपने ना आज तक क्या पढ़ा होगा, इसको फॉर्मूले से पढ़ा होगा, लेकिन आज आप मेरे मेथड से पढ़ाएंगे ना, तो आपको क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ समझना हो, जैसे मेरे पास है 5 रुपये, ठीक है, और मैं बोलता हूँ आपको इसका मैं 10 रुपये दूंगा। ठीक है, 5 रुपये का कुछ दिन में मैं क्या दूंगा, 10 रुपये। 5 रुपये का क्या हो गया, 10 रुपये, मतलब कितना गुना हुआ, 2 गुना हो गया। 2 गुना हुआ तो बताओ इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 5 से सीधा 10 हो गया, मतलब स्वयं में कोई संख्या 100% होती है ना। जैसे 2 को भी मोलूँ तो स्वयं से वो 100 है, खुद से 100 है, तो वैसे ही 5 का सीधा 10 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ, सीधा 100% की वृद्धि, जस्ट डबल हो गया। चलिए अब मैं बोलूँ कि 5 रुपये लेता हूँ मैं आपको, फिर सीधा देता हूँ मैं 15 रुपये। अब मैंने कितना दिया, 3 गुना, ये 15 हुआ ना। तो अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अब वृद्धि हुई है 200%।
200%, मतलब 2 बार 5 को और जोड़ दो, 5 और 5 10 और 5 15, तो 2 बार आपने 5 को जोड़ा, मतलब 200% की वृद्धि। अब 5 का को मैं क्या कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 20 रुपये दूंगा, तो अब कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो अब कितने की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर से 300%। मतलब आपने समझा कि जब मैं गुणा जितना कर रहा हूँ उसमें से एक कम आपका क्या हो रहा है, परसेंट वृद्धि। जैसे 2 गुना बोल रहा हूँ तो 100%, 3 गुना बोल रहा हूँ तो 200%, 4 गुना बोल रहा हूँ तो 300%, ऐसे ही चलते जाए। समझ में आया? ये चीज़ें समझ गई ना, आप चुटकियों में आप आंसर देंगे। चलिए, तो मैंने बोला कि 20 वर्ष में वो 4 गुना हो जा रहा है, तो 20 वर्ष में वो कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना। तो जब 4 गुना चीज़ें होती हैं तो कितने परसेंट वृद्धि हुई, 4 गुना है तो एक कम कर दीजिए, 300% वृद्धि हुई। तो 20 वर्ष में 300%, तो बोला है ब्याज की वार्षिक दर, मतलब एक वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा। 20 वर्ष में 300, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 300 बटा, तो 1 कटा 15, आपका क्या आ जाएगा, 15% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। समझ में आया? अब चलिए मैं आपको बताता हूँ और कैसे सॉल्व करना है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, तो देखिए 8 वर्ष में दोगुनी बोला है, तो एक कम कर दीजिए, कितना परसेंट वृद्धि हो गया, 100%। ठीक है, 100% वृद्धि। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो एक वर्ष में कितना होगा, देखिए 8 वर्ष में 100%, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 100 बटा 8। चलिए भाग दे दीजिए, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 और 5, तो 12.5 क्या है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टाइम भी लगा कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको पता है डिवाइड कैसे करना। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अब, ब्याज से, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। किसी धनराशि, मतलब कोई धनराशि 6 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। देखिए कौन सी धनराशि, तो अभी पूछा गया है मूलधन आपको निकालना है और मिश्र धन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन को दर्शाते हैं इस, ये होता क्या है, जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया उधार, वो भी कितने परसेंट ब्याज पे, 10% ब्याज पे, तो 10% ब्याज पे मैं क्या दिया आपको, ब्याज दिया, मतलब 100 रुपये में 10 रुपये आप मुझे क्या देंगे, ब्याज दिया। और मैं बोलते हैं कि एक साल बाद मैं 10% का ब्याज दूंगा, तो एक साल बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा भाई, 100 रुपया तो मेरा मिलेगा ही साथ में ये ब्याज भी मिलेगा जुड़ के, तो मुझे टोटल कितना मिला, 10 रुपये। मतलब मूल मिश्र धन का मतलब होता है जो मूलधन है वो भी मुझे मिलेगा, साथ ही साथ उसमें जुड़ेगा मेरा SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट में आपको पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट से अगर मैं बात करूं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर जुड़ जाएगा। तो चलिए भाई, यहीं पर हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब फॉर्मूला कैसे बनता है ना, ये हमको मैं बताता हूँ। तो देखिए ए दिया है 496, पी की वैल्यू निकालनी है, प्लस SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन, ठीक है। तो देखिए इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, पी, क्या बचा 1 प्लस पी अपॉन 100। यही फॉर्मूला होता है सीधा मिश्रधन निकालने का। तो सीधा आप यहाँ पर ये भी रख सकते हैं, इसे अभी मत रखिए, तो सीधा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस RT अपॉन 100, मोस्टली यही जो फॉर्मूला है उसको रटा दिया जाता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, कैसे चीज़ें आती हैं मैंने बता दिया। अब सीधा यहाँ पर मान रखिए, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 496 इज इक्वल टू पी की वैल्यू निकालनी है, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 4%, और टी की वैल्यू है 6 प्लस 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 496 इज इक्वल टू पी, यह हो जाएगा 100, और ये 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा 124 बटा 100। ठीक है, तो और इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए पी को वहीं रहने दीजिए, बाकी किधर भेज दीजिए, तो 496, ठीक है, 100 इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा बटा 124, इस प्रकार आया, बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया है। अभी से कटाइए, तो 4 दिया 12, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, तो 31 से कम 31, 31 चौक से 124, तो ये हो जाएगा 400 का आंसर इसका। तो पी की वैल्यू कितनी है, 400। ठीक है, अब आपको क्या ये सब चीज़ करना पड़ेगा, नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर ट्रिक बताने के लिए। तो जब भी आपको क्या है, मूलधन से क्या है, मिश्र धन की ओर जाना है। ठीक है, आपको मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन निकाल दिया है, तो आपको मूलधन निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, मिश्र धन जो दिया है ना उसको आपको क्या करना है, 100/100, सीधा यहाँ पर भी आप रखते हैं ना, तो सीधा आ जाएगा, कितना है 496 है इंटू 100 अपॉन RT, मतलब 6 चौक 24।
सीधे वाली संख्या आ गई, सीधा इसको सॉल्व कर देंगे ना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 423। ना सब चीज़ करना पड़ा क्या, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको चीज़ें आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं 27 है, दिया है 20 पेन का विक्रय मूल्य 25 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 पेन का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 20 पेन का सेलिंग प्राइस बराबर दिया है 25 पेन के फर्स्ट प्राइस के मतलब सीपी के क्रय मूल्य के। तो यहाँ पर दिया है तो प्रतिशत लाभ निकालना एकदम हलवा टाइप से मैं बताऊंगा। मेरे मेथड से अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, सेकेंडों में क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले सीपी और एसपी का अनुपात निकाल देते हैं। देखिए सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो सीपी, देखिए ये सीपी को इधर लिख लेता हूँ मैं, तो सीपी है, सीपी के बगल में ये है 25 है, तो 25 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। एसपी जिसके बगल में जो है वो दूसरे के नीचे में आ जाएगा, बस इतना याद रखिए। सीपी, सीपी के बगल में 25 है तो 25 नीचे आ जाएगा, 20 के बगल में एसपी है तो 20 ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब सीपी की वैल्यू 20 है, एसपी की वैल्यू से और काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 हम 25, तो 4:5 आया। तो प्रतिशत लाभ निकालना है भैया। देखिए क्रय मूल्य 4 है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 5 है, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ और हानि हमेशा किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा नीचे, और ये 100, मैंने बार बार ये चीज़ें बता रखी हैं। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 25% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट, ठीक है। शानदार है ये ट्रिक ना, याद रखना। फार्मूला वार्मूला की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आप समझ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, यदि उनका योग 128 है तो संख्या निकालनी है। तो देखिए माना वो संख्याएं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माना वो संख्या क्या है 3x है और 5x है, ठीक है। तो उनका योग दिया है तो जोड़ दीजिए भैया, 5 और 3 8x, 8x का वैल्यू कितना दिया है 128 दिया है, तो x का मान कितना हो जाएगा 128/8, तो 8 एकम 8, 8 छक्का 48, x का वैल्यू कितना आ गया 16। वो संख्याएं कौन होंगी, तो संख्याएं 3x थी, x की जगह मैं पहले 16 रखूं तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48, और दूसरी संख्या है 5x, ये 5 16 पंचे 48 और 80 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राशि को ए बी सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, यदि सी का भाग 2000 है तो कुल राशि क्या होगी। हलवा क्वेश्चन है यार, देखो देखिए 2:3:5 में बांट दिया गया है, तो माना तीनों का मान क्या है 2x, 3x, 5x है, ठीक है। अब इसमें से सी का भाग 2000 है, तो देखिए ये ए बी और सी की वैल्यू दे दी गई है, तो सी का भाग 2000 है, मतलब सी मतलब 5x का वैल्यू कितना दिया गया है 2000, ठीक है। तो कुल राशि का मान निकालना है, कुल राशि कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ दो, 5 3 8 2 10, 10x का मान कितना होगा, चलिए भाई निकालिए, 2000/5x है ना, तो 10x कितना हो जाएगा, x काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है और 2 दूनी 4000 आपका क्या आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। शानदार था ना, कहीं भी मैं फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ क्या, और ये चीज़ें ना आप सेकेंडों में माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये होती है रियल में स्पीड की वैल्यू, ठीक है। आप एग्जाम की ना मॉक्स लगाइए। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं 20 क्वेश्चन मैथ्स के लाऊंगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। अगर इस प्रकार से आपको चाहिए तो भी मुझे बताइए, आपको किस प्रकार से चाहिए, क्या मैथ्स के सेपरेट चाहिए, है ना, मैथ्स के सेपरेट चाहिए या रीजनिंग के सेपरेट चाहिए तो भी बताइए, मैं आपके अकॉर्डिंग इसे लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए आज 240 हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स, ठीक है। उम्मीद है आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो आप 31 कीजिए ना, 31 नंबर का। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अभी आपकी क्लास कंटिन्यू आएगी, अभी कुछ दिनों से थोड़ा समय बिजी हो गया था, इसलिए क्लास नहीं ला पा रहा था। आपको जो भी क्लासेस चाहिए ना, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से ले आऊँ। दोस्तों आज के मेरे पर वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।